दोस्तों, अभी 1909 का मार्ले मिंटो सुधार हमने देखा था। इससे पहले उसको एक एक पॉइंट में समझाया था। ये भारत शासन अधिनियम 1919, इसको मैं पहले एक एक करके लिखने का प्रयास किया, समझाते हुए लिखने का प्रयास किया, परंतु लेक्चर बहुत लंबा हो गया। इसको छोटा करने के लिए मैंने एक उपाय सोचा कि सबसे पहले इसको हमें लिख देते हैं बोर्ड पर, फिर इसके बाद एक एक करके हम समझते हैं, क्योंकि एक एक करके लिखने में कम से कम बहुत ज़्यादा टाइम चला गया। फिर मैंने उसको डिलीट करके फिर से मैंने ये विधि अपनाया। अब आपको बताना है ये विधि कितनी कारगर है, उसी हिसाब से अगला वीडियो बनाएंगे। 1909 में जो मार्ले मिंटो सुधार आया था, मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। उनके लिए सुधार रहा होगा, लेकिन हमारे लिए उतना सुधार नहीं था। उसके माध्यम से विभाजन करने का प्रयास किया गया था। इसमें भी विभाजन का ही क्या किया जाएगा, लेकिन बहुत सारे अधिकार प्राप्त होंगे हमको। जैसे उसमें क्या है, हमको जैसे ओपन एग्जामिनेशन की बात की गई सिविल सर्वेंट के लिए, जो कि बहुत जरूरी है। और यहाँ पर भी सिविल सर्विसेज की एग्जाम की बात की जाएगी। एक आयोग का गठन किया जाएगा, ली आयोग, 1923-24 में, अभी इसमें आएगा। 1923-24 में ली आयोग का गठन किया जाएगा, जिसमें केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा। इसको मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है। मॉन्टेग्यू भारत के सचिव थे, चेम्सफोर्ड वायसराय थे। 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने पहली बार घोषित किया कि उसका उद्देश्य क्रमिक रूप से भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना है। मतलब प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हो चुका था इससे पहले 1914 में। उसमें ब्रिटिश सरकार ने कई शर्तें रखी भारतीयों से सहायता लेने के लिए, जिसमें एक ये था कि भारत को कुछ मूलभूत सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, परंतु ऐसा नहीं किया गया। 1918 में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया। उसी के रिजल्टेंट में ब्रिटिश सरकार ने सोचा कि भारत में एक क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना किया जाए। इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। प्रमुख विशेषताएं क्या है? पहली बात, केंद्रीय तथा प्रांतीय विषयों की सूची की पहचान कर उन्हें पृथक कर राज्यों पर केंद्रीय नियंत्रण कम किया गया। केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों को अपनी सूचियों पर कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया, परंतु केंद्र का नियंत्रण राज्यों पर बना रहा। लेकिन सरकार का ढांचा केंद्रीय या एकात्मक बना रहा, जो आज भी है। केंद्रीय होने के पीछे कारण यह था, राज्य केंद्र से बंधे रहे ताकि अलग न हो। इसलिए आज भी जो भारतीय संविधान अनुच्छेद 1 जो है, वो कहता है भारत राज्यों का संघ है। यहां पर वही बात कर रहे हैं कि चाहे जो भी हो, केंद्र का राज्यों पर नियंत्रण रहता ही है, आज भी है, तब भी था। प्रांतीय विषयों को पुनः 2 भागों में विभक्त कर दिया गया। एक था हस्तांतरित, एक था आरक्षित। अर्थात इसका मतलब यह है, हस्तांतरित आरक्षित का मतलब यह है कि द्वैत शासन का प्रारंभ हो गया।
हालांकि ये असफल रहा, पूर्णतः असफल रहा। एक व्यक्ति था जिसका नाम था लियोनस कार्टियस। लियोनस कार्टियस को प्रांतों में द्वैध शासन के जनक के नाम से जाना जाता है। लियोनस कार्टियस, ये है लियोनस कार्टियस। लियोनस कार्टियस प्रांतों में द्वैध शासन का जनक इन्हीं कहा जाता है। हस्तांतरित विषय क्या होता है, आरक्षित विषय क्या होता है? हस्तांतरित विषयों में देखिए क्या क्या आता है। शिक्षा, पुस्तकालय, संग्रहालय, स्थानीय स्वायत्त शासन, चिकित्सा सहायता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, फिर आबकारी उद्योग, माप तौल, सार्वजनिक मनोरंजन पर नियंत्रण, धार्मिक तथा अग्रहार दान, ये सब आ गया आपका हस्तांतरित में। दूसरी बात है आरक्षित, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आरक्षित जो अंग्रेज अपने पास रखे थे, ये तो हस्तांतरित किया सकता था, इसमें है ही क्या? मेन मुद्रा का काम तो इसमें है, जो 21 बिंदु पर हमको चर्चा करना है। वित्त, भूमि, अकाल सहायता, न्याय, पुलिस, पेंशन, आपराधिक जातियां, छापाखाना, समाचार पत्र, सिंचाई, जलमार्ग, खाल, कारखाना, बिजली, गैस, वायलर, श्रमिक नियंत्रण, श्रमिक कल्याण कह सकते हैं, औद्योगिक विभाग, मोटर गाड़ी, छोटे बंदरगाह और सार्वजनिक सेवाएं। ये 21 बिंदु आरक्षित कर लिए गए, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, वित्त की बात अगर हम करें तो पूरे पैसे की बात है। भूमि, ये भी संपत्ति की ही बात है, एसेट्स है। अकाल सहायता, चलिए ठीक है, अपने पास रख लिए। जुडिशरी अपने पास रख लिए, न्याय, पुलिस तो उनका रहेगा ही, पेंशन भी उनका रहेगा, आपराधिक मामले भी उनके पास रहेंगे, छापाखाना जिसमें प्रिंटिंग होता था वो अपने पास रखते थे, समाचार पत्र, सिंचाई, जलमार्ग, खान, ये सब जो महत्वपूर्ण चीजें, जैसे खान, कारखाने, बिजली, गैस, बॉयलर, ये सब चीजें जो है उन्होंने अपने पास रखा। देखने की बात यह है कि हस्तांतरित आरक्षित होता क्या है। सबसे पहले आरक्षित की बात हम करते हैं। गवर्नर जनरल, देखिए गवर्नर क्यों लिखा है, गवर्नर जनरल होगा। गवर्नर जनरल कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन करता था, जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। सोचिए, इनको सारा अधिकार भी चाहिए और वो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं है। जितने पैसे वाली चीजें हैं सब के सब आरक्षित में है और विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी है ही नहीं। दूसरी ओर जो हस्तांतरित विषय है वो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी है। यहाँ शिक्षा है, पुस्तकालय है, संग्रहालय है, स्थानीय स्वायत्त शासन है, चिकित्सा सहायता है, सब जिसमें ज्यादा पैसा लगेगा, जिसमें खर्च की बात है, वो हस्तांतरित में चला गया, और जिसमें खर्च की बात नहीं है वो चला गया आरक्षित में। जिससे पैसा मिलेगा वो आरक्षित हो गया, जिसमें पैसा नहीं मिलेगा, जिसमें पैसा लगेगा वो हस्तांतरित में चला गया। हस्तांतरित की बात हम करते हैं, मैंने कहा कि उत्तरदायी नहीं है। देखिए, ये हस्तांतरित उत्तरदायी है, आरक्षित उत्तरदायी नहीं होंगे। देखिए, इस पर गवर्नर जनरल का शासन होता था और इस कार्य में वह मंत्रियों की सहायता लेता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी होते थे। ये विधान परिषद प्रति उत्तरदायी वाले सब्जेक्ट है और ये जो है विधान परिषद प्रति उत्तरदायी वाले सब्जेक्ट नहीं है। तीसरी बात इसमें हम करने जा रहे हैं, तो हो गया द्वैध शासन। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, द्वैध शासन की शुरुआत हुई थी। सबसे प्रमुख बात है, प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत हुई। प्रांतों में द्वैध शासन के जनक कौन कहा जाता है, वो है आपका लियोनस कार्टियस। याद रखिएगा। यहां पर इस बात का मैंने अभी जस्ट जिक्र किया है, केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों की।
केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद, अभी यहाँ पर आएगा, अभी बताते हैं द्विसदनी व्यवस्था की बात। इसमें पहली बार द्विसदनी व्यवस्था तथा प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई। इससे पहले चुनाव जो होता था प्रत्यक्ष नहीं होता था, अप्रत्यक्ष होता था। अप्रत्यक्ष का मतलब ये होता है, हम जैसे जनता हो गए, हम किसी को चुनेंगे, वह किसी और को जाकर के चुनेगा, अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का मतलब होता है डायरेक्ट जनता के द्वारा चुना जाना, परंतु यहां भी सबको वोट देने का अधिकार नहीं है। यहां पर पहली बार द्विसदनी व्यवस्था तथा प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था की गई, जिसको राज्यसभा और लोकसभा का नाम दिया गया। दोनों सदनों के बहुसंख्यक सदस्यों को प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से निर्वाचित किया जाता था। प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से निर्वाचित किया जाता था। इसमें पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया। इससे पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। इससे पहले हम पहले वाले वीडियो में बताया, जो द्विसदनी व्यवस्था थी उसमें जो राज्यसभा, जिसको हम राज्य परिषद कहते थे, उसमें कुल सदस्यों की संख्या 60 होती थी, जिसमें से 34 जो होते थे इलेक्टेड होते थे। यहाँ 60 है, 60 में से 34 इलेक्टेड लोग निर्वाचित होते थे, और बचेंगे कितने? 26। 60 माइनस 34, यहाँ हो जाएगा आपका 6, यहाँ हो जाएगा 5 में 3 के 2, 26 सदस्य जो होंगे आपके, वो नॉन इलेक्टेड होंगे, मतलब नॉमिनेटेड होते थे, अंग्रेजी होते थे, नॉमिनेटेड होते थे 26, मतलब ये निर्वाचित नहीं होते थे। दूसरी बात मैंने लोकसभा कर दिया है। लोकसभा का मतलब ये है केंद्रीय विधान परिषद। हाँ, एक बात और है, राज्य विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 5 वर्ष की होती थी, और केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कुल 144 थी। 144 में से 104 जो होते थे इलेक्टेड होते थे, बचे कितने? 40 जो होते थे वो नॉमिनेटेड होते थे। यहाँ ये 40 नॉमिनेटेड होते थे और 104 इलेक्टेड होते थे। नॉमिनेटेड में अंग्रेजी होते थे मैक्सिमम। और इनका जो कार्यकाल था, केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 144 थी, जिसका कार्यकाल 3 वर्ष था। राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या 60 थी, जिनका कार्यकाल 5 वर्ष था। ये हो गई द्विसदनी व्यवस्था, जो आज भी चलता है। द्विसदनी व्यवस्था यहीं से शुरुआत हुई। वायसराय के कार्यकारी परिषद में 6 सदस्यों में से 3 का भारतीय होना आवश्यक था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, 3 का भारतीय होना जरूरी था। और इसमें एक बात और है, 3 का भारतीय होना आवश्यक है, 6 सदस्य कुल नहीं है। इसमें सांप्रदायिक आधार पर सिखों, देखिए भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और सिखों, यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था किया गया। ये अपने आप में एक अच्छी बात नहीं है। ये धर्म के आधार पर लोगों को बांटने का प्रयास किया जा रहा है। यहां पर कमांडर इन चीफ एक पद था। यहां पर मैंने बताया कि 3 भारतीय का होना आवश्यक था, परंतु कमांडर इन चीफ सदैव अंग्रेजी होगा, भारतीय हो सकता था। कमांडर इन चीफ 3 भारतीय होंगे 6 में से, परंतु कमांडर इन चीफ भारतीय नहीं होगा। मैंने कहा सांप्रदायिकता का जन्म यहीं से हो गया। हालांकि इससे पहले सांप्रदायिकता का जन्म हुआ था, लेकिन वही यहां पर आकर के एक बड़ा रूप ले लिया। पहले मुस्लिमों को अलग किया गया था इससे पहले, फिर इसके बाद यहाँ पर अगर मुस्लिम आएंगे, पृथक निर्वाचन की मांग करेंगे, तो सिख भी करेंगे, भारतीय ईसाई भी करेंगे, यहाँ पर आंग्ल भारतीय भी करेंगे, और भी इसी प्रकार से धीरे धीरे यहाँ पर सांप्रदायिकता का जन्म हो जाएगा, और इस प्रकार से सबको बांट दिया जाएगा। यहाँ पर अभी थोड़ी देर बाद आप देखेंगे
उसमें दलितों को भी पृथक निर्वाचन की मांग होने लगी। जस्ट इसके बारे में बताते हैं। सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों तथा यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था किया गया। सातवीं बात इसमें ये है, 7वें से 6वें देख लीजिए, इस कानून में संपत्ति कर या शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार प्रदान किया। अभी जस्ट मैंने बताया कि सबको वोट देने का अधिकार नहीं था, केवल कुछ ही लोगों को वोट देने का अधिकार था, जिसके पास एक निश्चित संपत्ति होती थी, मतलब सीमित लोगों को, मिला जुला के सीमित लोगों को वोट देने का अधिकार था। इसके द्वारा लंदन में भारत के उच्च आयुक्त लंदन में एक उच्च आयुक्त बनाया गया, भारतीय कार्यालय था। उच्च आयुक्त कार्यालय का सृजन किया गया और अब तक भारत सचिव द्वारा किए जा रहे कुछ कार्यों को उच्च आयुक्त को स्थानांतरित कर दिया गया। जैसे आज बहुत से कार्यालय इंडिया के विदेश में खुले हुए हैं, यहाँ पर भारत शासन 1919 के द्वारा लंदन में एक उच्च आयुक्त कार्यालय खोला गया। इसके द्वारा भारतीयों के अंदर क्रमिक रूप से सुधार की बात किया जा रहा है। एक लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। उस लोक सेवा आयोग के माध्यम से परीक्षाएं कराई जाती थी। 1926 में सबसे पहले ऐसा हुआ। उससे पहले 1923-24 में एक आयोग आया जिसका नाम था ली कमीशन, ली आयोग। ली आयोग के द्वारा केंद्र जैसे आज यूपीएससी चलती है, संघ लोक सेवा आयोग, उसी प्रकार से केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया ली आयोग के द्वारा। 1926 मैंने बताया जस्ट, 1926 में लोक सेवा आयोग पूर्ण रूप से प्रभाव में आ गया। केंद्रीय बजट को राज्यों से अलग कर दिया गया। मतलब ये है, केंद्रीय बजट को भले राज्यों से अलग कर दिया गया, परंतु राज्यों पर केंद्र का नियंत्रण सदैव रहा। अब भारत शासन अधिनियम 1919 के बाद राज्य अपना बजट खुद पेश करेंगे। उनको कितना खर्च करना है, किस मद पर खर्च करना है, ये सब अपना खुद निर्धारण करेंगे, केंद्र उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। नेक्स्ट ये है कि एक वैधानिक निकाय का गठन किया गया। उस वैधानिक निकाय में कहा गया कि प्रत्येक 10 वर्ष पर जो भारत शासन अधिनियम में जो सुधार किया गया है उसकी जांच किया जाएगा। वैधानिक आयोग का गठन किया गया जिसका 10 वर्ष बाद अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाला था। परंतु उससे पहले ही कई घटनाएं इंडिया में घटित हुई। ऐतिहासिक दृष्टि से अगर आप देखेंगे, चौरी चौरा कांड, जलियांवाला बाग इससे पहले हो चुका था, उसी के 1919 में 13 अप्रैल की बात है, जिसको बहुत बड़ा मसाकर के नाम से भी जाना जाता है। यहां पर देखिए, जैसे चौरी चौरा कांड को अगर हम देखेंगे तो एक तरीके से 10 वर्ष बाद आना था, पर 10 वर्ष बाद ये रिपोर्ट अपना प्रस्तुत न करके इससे पहले ही अपना 1927 में ही एक कमीशन आ गया जिसका नाम साइमन कमीशन कहा गया। साइमन की अध्यक्षता में इसको गठित किया गया था, इसलिए इसको साइमन कमीशन कहा गया। 10 वर्ष बाद आना था तो 2 वर्ष पहले कैसे? भारतीयों के अंदर बहुत से आक्रोश थे, जिसमें 1927 की एक अप्रिय घटना है जिसमें लाला लाजपत राय को साइमन आयोग के विरोध कर रहे थे, उसी में उनको पीट करके अंग्रेजों ने मार डाला। आखिर विरोध क्यों साइमन आयोग का? साइमन आयोग में पहली बात कोई भारतीय नहीं था, भारतीयों के लिए कानून बनाया जा रहा, भारतीय नहीं थे। उसकी बातें हम करेंगे अभी थोड़ी देर के बाद।
यहां पर हमने कुल लगभग 9 बिंदुओं पर चर्चा किया। भारत शासन अधिनियम की, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की। मोटी मोटी बात यह है इसमें जो प्रमुख विशेषताएं हैं, प्रमुख विशेषताएं द्विसदनी व्यवस्था है, राज्यों में द्वैध शासन की स्थापना है जिसके जनक लियोनस गार्डियस है। आरक्षित विषय क्या है, हस्तांतरित विषय क्या है, कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। आरक्षित विषय के अंतर्गत क्या आता है, हस्तांतरित विषय के अंतर्गत क्या आता है। देखिए, आरक्षित विषय बहुत सिंपल सी बात है, जिसमें बड़े इंपॉर्टेंट चीजें होंगी उसको आरक्षित विषय में अंग्रेज अपने पास रखेंगे। हस्तांतरित विषय की बात आएगी तो जिसको हस्तांतरित किया जा सकता है वो हस्तांतरित डालेंगे, चाहे वो खर्च वाली भी चीजें हैं, जैसे शिक्षा पर खर्च होगा ही होगा, पुस्तकालय में खर्च होगा, संग्रहालय में खर्च होगा, चिकित्सा में खर्च होगा, ये जितनी भी चीजें हैं, सार्वजनिक मनोरंजन, नियंत्रण, धार्मिक, ये सब साइड से खर्च वाली चीज हस्तांतरित कर दिया गया। देखिए, ये जो चीजें हैं अभी मैंने इससे पहले बताया था, फिर बता रहा हूं, इसमें इतनी खर्चीली चीजें हैं, फिर भी गवर्नर जनरल कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन करता था, परंतु विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं था। ये आरक्षित उत्तरदायी है, और वो क्या है, विधान परिषद प्रति उत्तरदायी होगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ली आयोग 1923-24 ली आयोग का गठन किया गया, जिसमें केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। ओपन एग्जाम होने लगा, जो मेरिट में आए उनका सिलेक्शन हुआ, अर्थात और बाकी का रिजेक्शन हुआ, तो अच्छी चीजें थी। यहाँ पर मैंने द्विसदनी व्यवस्था में बताया कि जैसे द्विसदनी व्यवस्था में एक राज्यसभा, लोकसभा, जिसको उस समय कहा जाता था राज्य परिषद और केंद्रीय विधान परिषद। राज्य परिषद में सदस्यों की संख्या मैंने बताया कि 60, जिसमें से 34 इलेक्टेड होते थे और 26 नॉमिनेटेड होते थे। उसी प्रकार से केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 144 हुआ करती थी, जिसमें से 104 इलेक्टेड होते थे और बाकी 40 नॉमिनेटेड होते थे, जिसमें अंग्रेज ही होते थे प्राय। तो ये मोटी मोटी बात हो गई आपकी भारत शासन अधिनियम 1919 की। इसको स्क्रीनशॉट लेकर के लिख लीजिए। मिलते हैं अगले